हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं 72वीं बीपीएससी जो प्रीलिम्स होने वाली है। और इस बार हम लोगों ने प्लान किया था कि हम सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू की जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने बिहार स्पेशल के आपको 56 टू 59 बीपीएससी से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल के आए थे वो हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हम लोगों ने साइंस की एक ही वीडियो में आपको 56 टू 59 बीपीएससी से लेकर 71st बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है। इसके बाद इसके अलावा इस सीरीज़ के अलावा हम लोगों ने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी आपको कर लिए हैं, जिसमें बिहार में जितने भी पिछले एक साल में क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे बने थे वो हम लोगों ने किया था। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने आफ्टर बिहार स्पेशल जो पीवाईक्यूज कर रहे थे सीरीज, उसमें हम लोग स्टार्ट किए थे हिस्ट्री पोर्शन। और हिस्ट्री पोर्शन में हम लोगों ने 2 पार्ट किए हैं, 2 वीडियो किए हैं। टोटल 7 वीडियो की सीरीज है, 2 वीडियो हमने किए हैं और अभी हम लोगों का ये तीसरा वीडियो है और टोटल लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप बेटर है कि आप इसके नोट्स बनाओ। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि द सिस्टम अंडर विच द पीजेंट हिमसेल्फ ओन्स द लैंड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज नोन एज। बोला कि कौन सा सिस्टम है लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन का, कौन सा सिस्टम है जिसमें जो किसान होते हैं वो ऑनर होते हैं लैंड के और किसान डायरेक्ट जो है सो गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करते हैं। तो क्या ये ज़मींदारी सिस्टम है, क्या ये रैयतवारी सिस्टम है, क्या ये महलवारी सिस्टम है, या क्या ये दहसाला सिस्टम है। तुम चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानते हैं कि व्हाट इज़ दहसाला प्रथा। दहसाला सिस्टम क्या था। ये चारों के चारों लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। ये आपको अकबर के समय में, द टाइम ऑफ अकबर के समय ये स्टार्ट किया गया था। अकबर के जो लैंड एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे उनका नाम था राजा टोडरमल। क्या नाम था? राजा टोडरमल। तो इन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था। यहाँ पे जब्ती सिस्टम, जब्ती बंदोबस्त, दहसाला सिस्टम। तो दहसाला ये 10 से वर्ड से मिला है। तो इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने बोला कि भाई रेवेन्यू को फिक्स कैसे करेंगे। तो बोला कि रेवेन्यू को हम फिक्स करेंगे बेस्ड ऑन द लास्ट 10 ईयर में। दहसाला है ना, 10 साल, लास्ट 10 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है और क्या इल्ड रहा है एंड क्या मार्केट प्राइस रहा है। ठीक है। सो इसके बेस पे हम लोग जो है सो इसका एवरेज निकाल करके हम लोग रेवेन्यू क्लियर करेंगे। सो दहसाला सिस्टम तो होगा नहीं ये। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम। और इसमें ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जैसे कि ये फार्मर हैं, फार्मर इनको देना है, पैसा लेता था ब्रिटिश, बट देयर वाज अ मिडिल मैन। एक मिडिल मैन होते थे, है ना। वो फार्मर से कौन कलेक्ट करता था? मिडिल मैन। और मिडिल मैन जो है सो ब्रिटिशर को देता था। सो दैट इज़ द महलवारी। रैयतवारी सिस्टम जो था, रैयतवारी सिस्टम स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने, है ना। ये बेसिकली मद्रास के एरिया में स्टार्ट हुआ था। तो रैयतवारी सिस्टम में क्या था कि रैयत जो है, रैयत मतलब किसान जो है सो डायरेक्टली जो है सो आपको टैक्स देते थे ब्रिटिशर्स को। सो आंसर ये हो गया। महलवारी सिस्टम में क्या होगा? महलवारी सिस्टम में अगेन देयर इज अ महल, एक विलेज यूनिट को महल बोलते थे और फार्मर वहाँ पे पैसा देते थे और फिर ब्रिटिश के जाते थे। तो डायरेक्ट जो पूछा है इसमें कि डायरेक्ट रेवेन्यू देते थे किसान, तो वो है रैयतवारी सिस्टम। ठीक है। ये महलवारी सिस्टम आपको जो है सो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में स्टार्ट हुआ था विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है। तो याद रखिए, परमानेंट सेटलमेंट आपको पता ही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल की तरफ में। और ये आपका पूरा आंसर है और ये एक्सप्लेनेशन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी जो है ना, जो विश्व युद्ध दूसरा था, वर्ल्ड वार 2 के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने वो चाहते थे कि वो इंडियन पार्टिसिपेट ना करे वर्ल्ड वार 2 में। और इसके लिए उन्होंने सोचा कि अगर हमको पार्टिसिपेट करना है तो ब्रिटिशर से वो सोच रहे थे कि इसको पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ऑफ़र लेके आएंगे। तो उसके बाद अगस्त ऑफ़र आया। अगस्त ऑफ़र मतलब कि टू पार्टिसिपेट इंडियंस इन द
वर्ल्ड वार 2 अगस्त ऑफर आया था, बट अगस्त ऑफर में कुछ ऐसा था नहीं, है ना। तो गांधी जी दुखी हो गए और दुखी होकर के उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग छोटे स्केल पे इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं, ठीक है, सत्याग्रह करते हैं। मतलब कि उन्होंने कहा कि हर एरिया में कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। नाउ ये आपको 1940 की बात है, 1940 की बात है। तो पहले जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। फर्स्ट सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे। ये आपको महाराष्ट्र से स्टार्ट किए थे इंडिविजुअल सत्याग्रह। सो हमसे पूछा है फर्स्ट सत्याग्रही, सो द आंसर इज विनोबा भावे। नाउ सेकेंड कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह में? सेकेंड थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड भी याद रखिए, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये हैं ब्रह्मदत्त। क्या नाम है? ब्रह्मदत्त। तो ये आपको 3 इंडिविजुअल सत्याग्रही आपको याद रखना है। लेकिन 1941 में गांधी जी ने इसको रोक दिया। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका पूरा इसका आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया हाउस कहाँ पे है? था लंदन में। इसका फाउंडर कौन है? इंडिया हाउस लंदन में था, उसका फाउंडर कौन है? नाउ इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई गई। इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है। सो इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई गई 1905 में लंदन में। इसी को बोलते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी को ही बोलते हैं इंडिया हाउस, ठीक है। जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ते थे उनको स्कॉलरशिप देते थे और वहाँ पे रखते थे, है ना। सो सेंटर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हुआ करते थे इंडियन होम रूल सोसाइटी। नाउ ये इसी को इंडिया हाउस बोलते हैं 1905 में। और ये बनाया था, इसके जो फाउंडर थे वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और ये जो इंडिया हाउस है, यहाँ से एक जर्नल निकलता था। उस जर्नल का नाम क्या था? द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। समझ में आया? ठीक है। इसमें स्कॉलरशिप चलती थी कि जो भी रेडिकल यूथ है इंडिया से उसको वहाँ पे लाने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ द श्यामजी कृष्ण वर्मा। यहाँ पे सावरकर, हरदयाल, ये सब इंडिया हाउस के मेंबर थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देशेर कथा किताब है, ये किसने लिखा था? तो ये है सखाराम गणेश देवस्कर। ये सखाराम गणेश देवस्कर जो है उन्होंने आपको लिखा था देशेर कथा, और बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, दैट इज देश की बात। बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, दैट इज द देश की बात। इसमें आपको जो ब्रिटिश रूल में जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था इंडियन इकोनॉमी की, उसके बारे में लिखा हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है? ठीक है, तो ये हैं ए.ओ. ह्यूम जी। ए.ओ. ह्यूम जो है इंडियन नेशनल आईएनसी के फाउंडर हैं। एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। 1885 में ये आईएनसी का फाउंड किया। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? दैट इज़ द W.C. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें किसने कहा था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर गिव अप नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिशर्स देते थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कारण से नाइटहुड की उपाधि अपनी जो है सो दे दिया, उपाधि त्याग दी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सप्रेशन के कारण, भगत सिंह को एग्जीक्यूट किया गया उसके कारण, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, या चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण? रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था 1915 में। किसके लिए? इन्होंने किताब लिखी थी, उसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि बुक के लिए इनको मिला था नाइटहुड की उपाधि। लेकिन 1919 में जब जालियांवाला हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध में इन्होंने वो उपाधि
लौटा दी। तो आंसर क्या हो गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की कौन इस्टेब्लिश किया? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। तो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में आपको सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की गठन किया। इसका गोल था सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, है ना, और इंडियन पीपल का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि काकोरी ट्रेन रॉबरी केस में किस रिवॉल्यूशनरी को हैंग कर दिया गया? ठीक है ना, फांसी दी गई। काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। नाउ इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन, पहले इसको काकोरी कांड बोलते थे। सो दिस इज द काकोरी ट्रेन रॉबरी ट्रेन केस है, ट्रेन एक्शन है। अब इसमें क्या हुआ कि ये आपको कब हुआ था? पहले तो चीज़ याद रखिए, ये आपको हुआ था 9 अगस्त, एटलीस्ट ईस्वी तो याद ही रखेंगे आप। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक गांव है। काकोरी क्या है? विलेज। कहाँ पे? ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ यूपी में काकोरी एक गांव है। वहाँ पे 9 अगस्त 1925 को 10 रिवॉल्यूशनरी थे, 10 क्रांतिकारी थे, वो सब मिल करके रॉबरी किए। क्लियर? उसमें से कुछ लोगों को आपको 1927 में फांसी दे दी गई। तो वो कौन से लोग थे ये पूछे जा रहे हैं। नाउ इसमें जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उनके भी लोग थे। राम प्रसाद बिस्मिल थे। उसमें कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। देन उसमें आपको असफकुल्ला खान थे। इसके बाद उसमें राजेंद्र लाहिरी थे। कौन थे? राजेंद्र लाहिरी। देन बनवारी लाल थे, केशव चक्रवर्ती थे, मुकुंदी लाल थे। ये सब थे। ये 3-4 नाम फेमस है तो उसको याद रखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल और असफकुल्ला खान और रोशन सिंह, ये एंड रोशन सिंह, इस 3 आदमी को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी कॉन्स्पायरेंसी में रहने के लिए इनको फांसी चढ़ा दी गई। समझ में आ गया? तो याद रखेंगे, इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे तो काम हम लोग का चल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किताब है इंडिया फॉर इंडियंस, ये किताब किसने लिखी है? चित्तरंजन दास ने लिखी थी, या एमजी रनाडे ने, या वीडी सावरकर ने, या एसएन बनर्जी ने? तो ये इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखा है किसने? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने किताब लिखी है इंडिया फॉर इंडियंस। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? ट्रूथ सीकर सोसाइटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1873 में। ये आपको ज्योतिबा फूले के द्वारा, ज्योतिराव सावित्रीबाई फूले, 1873। एग्जैक्ट डेट याद रखना है 24 सितंबर। एग्जैक्ट डेट आप बहुत जो नीड वाला होगा उसी का याद रखेंगे, सबका याद रखेंगे तो फिर भूल जाएंगे, है ना। तो 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फूले के द्वारा। नाउ ये जो समाज था इसका क्या काम था? तो ये आपको जो भी पुराने ट्रेडिशंस थे उसके अगेंस्ट थे। जैसे शादियों में पैसा कम खर्चा करना, वेडिंग शुड बी इकोनॉमिकल, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, विडो रीमैरिज होना चाहिए। इन सब पे सोशल चेंज पे ये आपको सत्यशोधक समाज ने काम करना शुरू किया। अगला है कि पहली विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक है कि पहली विमेन प्रेसिडेंट कौन है और एक है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन है। सो अगर फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे तो ये है मिस्ट्रेस एनी बेसेंट। ये पहली विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो 1917 के कलकत्ता सेशन में आपको प्रेसिडेंट बनी थी, प्रिसाइड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और सरोजिनी नायडू जो है, कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, पहली भारतीय कौन थी जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी? दैट इज सरोजिनी नायडू। और ये 1925 में कानपुर सेशन में प्रिसाइड की थी। समझ में आ गया? अगला है कि हु बिकेम द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदू आफ्टर मुकुंद पद्मनाभम के बाद द हिंदू के एडिटर कौन बने? देखिए ये तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि
ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि अभी कौन से हैं उसके अनुसार से। तो मुकुंद पद्मनाभम थे, उसके बाद सुरेश नामवत आए थे, और उसके बाद सुभाष राय थे, ठीक है ना। लेकिन मैं ये जो द हिंदू के बारे में अगर आप बात कर दें तो द हिंदू स्टार्ट किया गया था जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, तो 1878 के आसपास में। बाद में 1889 में 1878 में द हिंदू स्टार्ट किया गया था। ये करेंट का क्वेश्चन है, बट 1878 में द हिंदू स्टार्ट किया गया था और 1889 में ये डेली हो गया। पहला एडिटर इसके इनके जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, ठीक है ना। तो अभी के पूछे हैं, तो अभी के ये करेंट अफेयर्स का हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अंडर हुज लीडरशिप वाज सप्रेशन ऑफ ठग, लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स। ठग्स कौन होते थे? ठग्स होते थे रॉबर्स, जो आपको दिल्ली से आगरा के बीच में आपको जो है सो रॉबरी करते थे। दिल्ली से आगरा के बीच में रॉबरी करते थे। तो क्या करते थे वो लोग? दिल्ली से आगरा के बीच में वो लोग एक रिचुअल मानते थे कि वो लोग क्या करते, जो ट्रैवलर्स वगैरह होते थे उसको काली जी के नाम पे उसका बलि चढ़ा देते थे, तो वो उस कारण से मर्डर हो जाता था। तो बेंटिक जब आए, बेंटिक है ना, बेंटिक, तो ये ना विलियम स्लीमन को, कैप्टन स्लीमन को इन्होंने चार्ज में लगाया कि भैया आपको ना ये जो ठगी प्रथा है, ये ठगी जो है उसको ख़त्म करना है। तो सप्रेशन ऑफ ठग का लीडरशिप हटाने की लीडरशिप कौन किया? सो किसके नेतृत्व में हटाया गया? सो दैट इज द कैप्टन स्लीमन। और जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल अगर बात करें तो बेंटिक, ठीक है ना। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है कि द वायसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवार्ड्स अफ़गानिस्तान के लिए एग्रेसिव पॉलिसी किसने फॉलो किया था? ये मायो जी थे कि आपको लिटन जी थे, या डफरिन है, या कैनिंग जी है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नाउ ब्रिटिशर्स को डर होता था कि जो रशियन इन्फ्लुएंस पर्सिया में बढ़ रहा था, और पर्सिया में जब रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो उनको लग रहा था कि भाई इंडिया पे भी कहीं थ्रेट होगा। तो ये लोग चाहते थे कि इंडिया पे थ्रेट होगा तो हम कुछ एक जो इंडिया की बॉर्डर है वहाँ पे एंट्री उनको ना करने दें, और फ्रंटियर जो है इधर से एंट्री कर रहे थे ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, तो वहाँ से एंट्री ना हो। तो वो चाहते थे कि जो अफ़गान की रिजीम है वो फ्रेंडली हो, ठीक है। तो इसको ठीक करने के चक्कर में इतनी सारी एंग्लो अफ़गान वार हुआ, है ना। तो एक जो पॉलिसी है इसकी, वो आपको बहुत ज़्यादा ही याद रखना आपको ज़रूरी है कि अफ़गान के लिए कौन कौन सी पॉलिसी। सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिव पॉलिसी रखा था वो लिखा था लिटन पॉलिसी, और लिटन ने जो पॉलिसी लाई थी वो था पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। क्या था? पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। क्लियर? ये इसमें, और इसी पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व के कारण ये इनको क्या था कि क्लियर बॉर्डर्स बनाना था। तो इस कारण से दूसरी जो एंग्लो अफ़गान वार हुए थे वो इसी के कारण हुआ था, लिटन के समय में ही हुआ था। और लिटन का जो ये पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व की बात है उसके कारण आया था। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है ना कि पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व किसके द्वारा लाया गया था। इसके बाद आपको एक था फॉरवर्ड पॉलिसी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड पॉलिसी, ये जितनी पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गान रिजिम के लिए ही आया था। ये लाया था ऑकलैंड जिले ने, ऑकलैंड ने लाया था फॉरवर्ड पॉलिसी। और ये सब जगह मेन जो आपका था कि मेन जो आपका इनका जो ऑब्जेक्टिव था बेसिक, वो आपको रशियन जो पर्सिया में आ रहा था तो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तो उनको लग रहा था कहीं इंडिया में ना दिक्कत हो। इस कारण से जितने भी उस समय आए गवर्नर जनरल वो सब कहीं ना कहीं ध्यान दिए उस पर। तो सब ने अपनी अपनी पॉलिसी लाई। तो फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड लाया, और उसमें ये था अगेन कि रसिया के इन्वेजन से बचाने के लिए हमको कैसे करेंगे। और इसके लिए जब अफ़गान से बात करने गए तो उस समय होती है एंग्लो अफ़गान वार पहली, ठीक है। फिर इसके बाद आती है एक पॉलिसी ऑफ
3 पॉलिसी है, तीनों का आपको याद रखना है, कौन पर्सन एसोसिएटेड विथ याद रखें, और ये तीनों जो है सो अफगान से रिलेटेड है। इससे ज़्यादा पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द स्टोरी कि इसमें ऑकलैंड की क्या हुई थी, है ना। तो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी ये थे जॉन लॉरेंस, ठीक है। तो सर इसका मतलब, हाँ, लास्ट में रिपॉन जो आए थे, तो रिपॉन ने कहा था कि नहीं, अफगान को इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बफर स्टेट बना दो। बफर स्टेट मतलब इसके बीच में ये बफर स्टेट है कि अगर कोई भी एंट्री करेगा तो यहीं पे इधर इंडिया में एंटर नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द बफर स्टेट। सर ये सब इतनी चीज़ें बताया, मुझे कितना क्या याद रखना पड़ेगा मुझे? तो देखो, रशिया जो है, पर्सिया में रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तो जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में बैठे हुए, उनको डर हो रहा था कहीं हमारे पास भी ना आ जाए। तो जहाँ से एंट्री होने की संभावना थी वो थी अफगान रिजीम। तो इनको था कि जो बॉर्डर एरिया है उसको हम सिक्योर करें, सो दैट कि रशिया का एंट्री इंडिया में ना हो। इसके लिए डिफरेंट गवर्नर जनरल ने कुछ ना कुछ आपको उपाय लाए थे। तो उसी में ये पॉलिसी है, जैसे कि फॉर्डवाल पॉलिसी लाया था ऑकलैंड ने, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी जॉन लॉरेंस ने लाया था, देन पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व ये आपको लिटन जी ने लाया था, और रिपन ने कहा था कि आपको ये इसको एज अ बफर स्टेट रखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है और कैसे कैसे क्या हुआ था। अगला है कि 1930 में किस प्लेस से महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के स्टार्ट किया? तो गांधी जी और उनके 78 फॉलोअर्स आपको साबरमती आश्रम गुजरात से डांडी कोस्ट तक गए थे, ठीक है। कहाँ पे? 12 मार्च 1930 को गए थे और पहुँचे थे 5 अप्रैल 1930। एवरी इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। कहाँ से गए थे, कहाँ तक पहुँचे, कब गए थे, कब पहुँचे, कितने फॉलोअर थे, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन है कि शराबबंदी कैंपेन जो 1922 में हुआ था उसको लीड कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। 1922 में जो शराबबंदी कैंपेन हुई थी उसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कैंपेन में जो किसान थे, पीजेंट थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे। अगला है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? भारत की जब आज़ादी हुई थी, पार्टीशन हुई थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पार्टीशन कब हुआ था? 1947 में। तो आज़ादी हुई थी उस समय भी पूछे, या पार्टीशन हो तो उस समय कौन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट? दैट इज द जेबी कृपलानी। अगला है द नेम बाय विच अशोक इज जनरली रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शन। अशोक को उनके इंस्क्रिप्शन में जनरली किस नाम से पुकारा जाता था? चक्रवर्ती, धर्मदेव, प्रियदर्शी, धर्मकृति। तो ये प्रियदासी, ये जो है आपको अशोका को बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में प्रियदासी से आपको टाइटल दिया गया है, ठीक है, प्रियदासी। और जितने जगह, हाँ, 4 ऐसे प्लेस है, ओनली 4 ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे अशोक लिखा हुआ है, नहीं तो सब जगह देवनाम प्रियदासी लिखा हुआ है। देवनाम प्रियदासी, अशोक 4 प्लेस पे है, रट्टा मार लीजिएगा। मास्की में जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे अशोक लिखा हुआ है, ब्रह्मगिरी में जो है वहाँ पे अशोक लिखा हुआ है, नेत्तूर में जो है वहाँ अशोक लिखा हुआ है, और गुज्जर में अशोक लिखा हुआ है। तो ये भी कभी कभी पूछता है या पूछ सकता है कि अशोका कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कौन से इंस्क्रिप्शन में, कहाँ कहाँ के इंस्क्रिप्शन में अशोका वर्ड लिखा हुआ है, उनका नाम। अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन? गुप्त काल में मेडिसिन में वर्क के लिए कौन फेमस था? सुश्रुत जी थे, शूद्रक थे, सौमिल थे, और सौनक थे। तो ठीक है, बात करते हैं आपको इसमें। ये गुप्त के समय में कौन थे? तो गुप्त के समय में आपको ये, तो हम लोग को पता है कि सुश्रुत जो थे एक इंडियन सर्जन हुआ करते थे 7th सेंचुरी BC में, और सुश्रुत संहिता उन्होंने लिखा था
जिसमें आपको सर्जरी के बारे में लिखा हुआ है। सुश्रुत को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी बोलते हैं, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ये सब जो है सो इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है। अब जो अभी आज के समय में आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद है, जो आप लोग आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स होते हैं वो लोग सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं। इसके बाद शूद्रक जो है वो एक आपको इंडियन प्ले राइट है ना। इसमें 3 है आपका संस्कृत प्ले है जिसमें शूद्रक ने लिखा है। एक है मृच कटिक, लिटिल क्ले ऑफ आर्ट, एक है विनय वाशव दत्त, और एक है आपको पन प्रभृतिका। ठीक है। तो ये 3-4 आपको जो है सो प्लेज हैं जो आपको शूद्रक, ये प्ले राइटर थे। अब शूद्रक हो गया। नाउ क्या शौनक के बारे में आपको कुछ पता है? एक्चुअली पतंजलि के अनुसार से अथर्ववेद में 9 शाखा होते हैं, और सब अभी उसमें से 2 अवेलेबल हैं, जो शौनक और एक पैपल्द है। ठीक है ना। तो ये आपसे उससे रिलेटेड है। पतंजलि में जो आपको बताया गया कि अथर्ववेद के 9 शाखा है, तो उसमें से 2 जो हैं शौनक और पिप्पलदाह करके हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? सुश्रुत। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि एंशिएंट इंडिया का कौन सी स्क्रिप्ट है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट है ना। ब्राह्मी है, खरोष्टी है, शारदा है और नंदनगिरी है। नंदनागरी है। तो नंदनागरी जो स्क्रिप्ट है वो साउथ इंडिया में लिखी जाती है, साउथ इंडिया में, और ये जो कर्नाटका वगैरह है वहाँ पे। और ये ब्राह्मी की तरह लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है। देन अगर आप बात करें शारदा स्क्रिप्ट, ये भी एंशिएंट स्क्रिप्ट है, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लिखी जाती है, और जैसे ये कश्मीर में, और ये भी लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है। अब बात करते हैं ब्राह्मी जो है ये आपको ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है एंशिएंट इंडिया का, और ये भी लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। समझ में आ गया। और जो खरोष्ठी जो है ये भी एंशिएंट स्क्रिप्ट है, ये गंधार रीजन में है, जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रीजन है, गंधार रीजन में खरोष्ठी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और ये यूनिक इसलिए था क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। सो आंसर क्या हो गया? खरोष्ठी। समझ में आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड। गुप्ता समय में कौन सा ऐसा पोर्ट था जो नॉर्थ इंडिया में ट्रेड के लिए यूज होता था? कल्याण, भरूच, ताम्रलिप्ति और कैम्बे। नाउ अगर आप जो नॉर्थ इंडिया में पोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो गुप्ता के समय में ट्रेड बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है। और तो उसमें कौन कौन से पोर्ट हुआ करते थे? आपको जो नॉर्थ, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर नॉर्थ इंडिया ट्रेड। नॉर्थ इंडिया ट्रेड के लिए कौन सा यूज़ होता था? तो ये था ताम्रलिप्ति। क्या था? ताम्रलिप्ति। आंसर क्या था? ताम्रलिप्ति था। बहुत सारे आपको बंगाल में ताम्रलिप्ति जो है सो आपको बंगाल में एक पोर्ट हुआ करता था। ठीक है। ताम्रलिप्ति कहाँ पे पोर्ट था? बंगाल में। ठीक है। बाकी जो अगर आप बात करें कल्याण, पोर्ट्स ऑफ कल्याण, देन चौल, वरोच, है ना, ये सब वेस्टर्न इंडिया में आपको है। ठीक है। ये सब वेस्टर्न इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा ये ताम्रलिप्ति जो है यहाँ से आपको नॉर्थ इंडिया से ट्रेड होता था। बाकी जो आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं, जो मैंने बताया आपको कि चौल है या वरोच है या कल्याण है, ये सब आपको वेस्टर्न इंडिया का है। ठीक है। इवन आंध्रा रीजन में आपको कदौरा है, घंटासाला है, तो ये सब भी चीज़ें हैं, है ना। चौल, कल्याण, समझ गए ना। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन जो पूछे उसके अनुसार से हम लोग देखेंगे। अगला है कि मुग़ल पेंटिंग जो पीक पे कब पहुंचा? जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, हुमायूं के समय में और अकबर के समय में। तो ये जहांगीर के समय में पेंटिंग आपको जो है सो पीक पे पहुंचा। अगला है कि मेडाइवल इंडिया में वाई वाइज मानसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? मानसबदारी सिस्टम मेडाइवल इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? रेवेन्यू कलेक्शन के लिए,
आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए, रिलीजियस हार्मोनी इस्टेब्लिश करने के लिए और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये आप बताइए इसमें। तो आर्मी में रिक्रूटमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए मानसबदारी सिस्टम किया गया था। ठीक है। नाउ मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वहाँ पे मिलिट्री सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी, तो उस मिलिट्री सिस्टम को मेंटेन करने के लिए अकबर ने मानसबदारी सिस्टम लाया था। अब मानसब का मतलब होता है, मानसब का मतलब होता है रैंक। मानसब का मतलब क्या होता है? रैंक या पोजीशन इन द मिलिट्री। मिलिट्री में जो ऑफिसर है, कितने बड़े रैंक पे हैं, उसको आपको रैंक को लेने के लिए मानसब जो वर्ड है वो रैंक को डिनोट करता है। ठीक है ना। और जिसको ये मानसब मिलता है उसको बोलते हैं मानसबदार, मतलब कि दोज हु आर हेल्डिंग द रैंक। ठीक है, उसको बोलते हैं मानसबदार, है ना। तो इसकी जो होगा, तो इसके मानसबदारी सिस्टम में हो गया कि जिसकी जितनी रैंक उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते थे क्या? सैलरी। और एक चीज़ और है, अब मानसबदार, अब जो जितने रैंक के मानसबदार होते थे उसको वो कैसे पता चलेगा कि कौन मानसबदार किस रैंक के हैं? वो रैंक डिसाइड करने के लिए जिसके पास जितना नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड कैवलरी होगा उसका रैंक उतना बड़ा होगा। ठीक है। और इसी में हर मानसब में, हर रैंक में, मानसब में भी दो तरह के होते थे, दो सब डिवीजन बनाए गए, एक जाट एक सवार। ठीक है। सवार का मतलब क्या हो गया कि सवार का मतलब हो गया कि कितने नंबर ऑफ हॉर्सेज उस मानसबदार को मेंटेन करने पड़ेंगे, दैट इज सवार। ठीक है। और जाट मीन्स इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल हैं। तो ये आप रिक्रूटमेंट रूल बाकी मैंने लिख दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान किसने इस्टेब्लिश किया था? तो अष्टप्रधान जो इस्टेब्लिश किया था ये थे शिवाजी। अष्टप्रधान में पेशवा प्रधानमंत्री को बोलते थे, अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव सेक्रेटरी, वकीस नबीस ये याद रखेंगे इंटीरियर मिनिस्टर, देन सेनापति कमांडर इन चीफ, सुमंत फॉरेन मिनिस्टर, न्यायाधीश चीफ जस्टिस, पंडितराव हाई प्रीस्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे, और सरे नौबत भी याद रख सकते हैं कमांडर इन चीफ। अगला है कि कौन से दिल्ली सुल्तान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैनाल बनाए हैं? तो ये हैं फिरोज शाह तुगलक। फादर ऑफ कैनाल सिस्टम इन इंडिया इज फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो ये आपको जो यमुना से हिसार कैनाल है वो बनवाया हुआ है, सतलज से घाघर वाला कनाल बनाया हुआ है, बहुत सारे कनाल इन्होंने बनाया है। ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक। अगला है कि हु यूज्ड हुगली एज बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली वाज यूज्ड एज ए बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा। इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन पहले किया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक पिट्रा ड्यूरा करके वर्ड है, पिट्रा ड्यूरा जो है वो किससे रिलेटेड है? सो पिट्रा ड्यूरा जो है एनसीईआरटी की किताब अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिट्रा ड्यूरा जो है पिक्टोरियल मोजाइक वर्क है, स्टोन से यूजिंग सेमी प्रीसियस स्टोन। जो आप अगर जाएंगे ताजमहल पे तो वहाँ पे आपको वर्क वो देखने को मिलेगा। सो डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइन मेड ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन, दिस इज द राइट आंसर। नाउ दिस डिजाइन इज द पिट्रा ड्यूरा वर्क आगरा। स्टोन में आपको ये डिजाइन किया हुआ है। अगला है कि कौन सा मुगल रूलर है जिन्होंने कारखाना का एस्टेब्लिशमेंट किया था आपको पेंटिंग के लिए? अगेन एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है कि बर्नियर जो है वो एक हिस्टोरियन हुआ करते थे, उन्होंने आप बताया था कि कैसे इंपेरियल कारखाना और वर्कशॉप काम किया जाता था। कारखाना क्या होता था? जैसे बहुत जगह बड़े बड़े हॉल देखने को मिलता था, कारखाना या उसको वर्कशॉप हुआ करता था आर्टिसियंस वगैरह के लिए। ठीक है ना। और उसके एक मास्टर होते थे जो उसको देखते थे, है ना। क्लियर? तो ये चीज़ें जो है आपको लिखा है बर्नियर ने। तो ये हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सो द आंसर इज अकबर।
ठीक है। सो आर्टिस्टिक के लिए अकबर ने इस्टेब्लिश किया था सेपरेट आपको पेंटिंग के लिए कारखाना, तस्वीर खाना कारखाना। मैंने ये पूरा दे दिया है आपको, ठीक है, कि कैसे कैसे वर्क होता था। द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल में ड्यूअल सिस्टम किसने लाया था? वॉरेन हास्टिंग ने, विलियम वेंटिक ने, रॉबर्ट क्लाइव ने और लॉर्ड कर्जन ने। होती है क्या? बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है, और 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर होता है तो वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है सो उस समय में बैटल ऑफ 64 के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है सो इंट्रोड्यूसिंग करते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? जहाँ पे कंपनी और नवाब सब कुछ कर रहे हैं, नवाब का नाम हो रहा है, काम सब कंपनी कर रहा था। सो पावर वाज शेयर्ड बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब। सो कंपनी सब कुछ कंट्रोल करती थी, दीवानी राइट और निजामत। कौन कौन? दो राइट होते थे, एक होते थे दीवानी, एक होते थे निजामत। नाउ दीवानी जो होते थे वो रेवेन्यू कलेक्शन, क्या होते थे? रेवेन्यू कलेक्शन, और निजामत जो है वो पॉलिसिंग एंड जुडिशियल फंक्शन जो है वो आपको करते थे। तो कंपनी ही दोनों काम करते थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होते थे? दैट इज द नवाब। और दीवानी फंक्शन इसीलिए ना कंपनी ने दो डिप्यूटी दीवान्स को आपको अपॉइंट किए थे, मोहम्मद रजा खान और बंगाल के लिए और राजा सिताब रॉय बिहार के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग को इतनी चीज़ें याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। सो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगर आपसे पूछेगा ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एबोलिश किसने किया था? सो दैट इज द वॉरेन हास्टिंग। एबोलिस्ट 1772 में, बहुत जल्दी ही आपको इसको एबोलिश कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट चिकागो में? ईस्वी भी याद रखेंगे। 1893 में आपको पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स होती है, और वहाँ पे इंडिया से कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो जितने भी ईस्टर्न या वेस्टर्न स्पिरिचुअल लीडर्स हुआ करते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे डिफरेंट ट्रेडिशंस के, सब एक जगह मीटिंग होती है सबकी 1893 में। उसमें इंडिया में आपको रिप्रेजेंट और हिंदू को रिप्रेजेंट करने कौन जाते हैं? दैट इज द स्वामी विवेकानंद। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1923 में स्वराज पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा की गई थी? क्या ये महात्मा गांधी जी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू थे और बी आर अम्बेडकर? तो स्वराज पार्टी जो फॉर्म किए गए थे वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किया गया था, आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसने आपको नील दर्पण किताब लिखी है, जहाँ पे इंडिगो फार्मर का जो ऑपरेशन कैसे होता था वो सब दिखाया गया है? शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बरिंदर घोष, दीनबंधु मित्रा। तो दीनबंधु मित्रा आप जो एक्सप्लॉयटेशन होता था इंडिगो प्लांटेशन वर्कर का, उसके बारे में लिखा है। तो नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्रा। अगला क्वेश्चन है कि द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट। बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था? तो दैट इज इन द 1760, और किसके किसके बीच में हुआ था? दैट इज द ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। और इसको, ये जो बैटल ऑफ वांडीवास जो है ये थर्ड कार्नेटिक वार को, मीन्स क्या है ना कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो युद्ध हुई थी उसको कार्नेटिक वार्स बोलते थे। फर्स्ट कार्नेटिक, सेकेंड कार्नेटिक और थर्ड। तो बैटल ऑफ वांडीवास जो हुआ था, थर्ड कार्नेटिक वार को बैटल ऑफ वांडीवास बोलते हैं। इसको 7 ईयर वार भी बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम? सेपरेट इलेक्टोरेट कौन सी एक्ट के द्वारा लाई गई थी? क्या ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थे? क्या चार्टर एक्ट 1833 है? क्या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है? क्या द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है? तो सबसे पहले अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात जो की गई थी, तो सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले जो बात की थी दैट इज द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या
यू कैन से दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसको हम लोग जो मॉरली मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, मॉरली मिंटो रिफॉर्म, इसी को बोलते हैं कि मुस्लिम के लिए, मुस्लिम को वोटिंग का अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार मिला था। ठीक है, इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं। सो दैट इज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अगला है कि कोल म्यूटनी जो 1831 में हुई थी, बुधो भगत, अंडर बुधो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द, किस रीजन में हुआ था। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन आप याद रखेंगे ना। क्या क्या याद रखेंगे कि कोल भगत, कोल म्यूटनी जो है सो कब हुआ था, सो 1831 में हुआ था। नेतृत्व में किसके हुआ था, बुधो भगत, जोआ भगत, है ना, मादरा महतो, ये सब ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट आपको लड़े थे, है ना। अब ये जगह कहाँ पे था, सो छोटा नागपुर एरिया था, दैट इज द, यू कैन से दैट सिंहभूम एरिया है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स फर्रो ऑफ प्लग फील्ड हैव बीन फाउंड। जुते हुए खेत के निशान कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो ये मिला है आपको कालीबंगन से, और कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि जो टेराकोटा इमेज ऑफ हॉल, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्ला कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है आपको बनवाली। कहाँ पे मिला है, बनवाली, बनौली, हरियाणा। ठीक है, सो द आंसर इज कालीबंगन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी। एटम थ्योरी किसने दिया है, योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक। सददर्शन होते हैं, 6 दर्शन होते हैं, सांख्य, न्याय, योग, वेदांत, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा। ठीक है, तो अगर हम एटम थ्योरी की बात करें तो ये किसने दिया था, ये वैशेषिका में है। कहाँ पे है, वैशेषिका। इसको द स्कूल ऑफ एटोमिज्म भी बोलते हैं, एटोमिज्म भी बोलते हैं वैशेषिका में। आप याद रख सकते हैं कि 6 दर्शन कौन कौन होते हैं, न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक, वैशेषिका एटोमिज्म, इतना याद रखिए कम से कम। सांख्य ड्यूलिस्टिक डिस्क्रिमिनेशन, योग ये तो योगी हो गया, मीमांसा वैदिक एक्सिजेसिस, वेदांता एंड ऑफ द वेदास और उपनिषद। क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा दिल्ली सुल्तान है जिनको बोला जाता है कि इन्होंने आपको ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी, तो ये हैं बलबन जी। बलबन जी ने अडॉप्ट किया था पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ठीक है, कि एनमी पे एकदम तलवार वलवार से काटिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, ब्लड शेडिंग। अगला क्वेश्चन है कि विच मेडाइवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर इलेबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कौन सा एम्पायर है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे फोकस किया था। ये चालुक्य है, चोल है, सोलंकी है, परमार है। तो हम लोगों ने देखा था कि चोला जो है, चोल जो शासक थे वो आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल पे के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि विच एक्ट इज नॉट द लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के समय में कौन सा इसमें एक्ट है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में यूज नहीं आया। ठीक है, सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द चार्टर एक्ट 1833, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1993, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 भाई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में ये तो 1955 में आया है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा उससे पहले बन गया था। सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ये जो है ये आपको आर्टिकल 17 जो हमको एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी देता है, दैट इज द फंडामेंटल राइट, उसको इन्फोर्स करने के लिए आया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गिवन इन द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इस एक्ट का कोई योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है। तो ये हैं बिस्मिल अजमावादी। कौन है, बिस्मिल
अजीमाबादी। पीपल्स आर गेट कन्फ्यूज्ड, क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ये जो पोएम है पॉपुलराइज किया गया है, पॉपुलराइज्ड बाई, है ना, रचयिता कोई और है, पॉपुलराइज इसको किया था, उसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज ए रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस होती है, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? नॉन कॉपरेशन। भाई नॉन कॉपरेशन आपको पता है कि 1921-2 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस 1930 के आसपास में हुआ था। पूर्ण स्वराज मूवमेंट जो है, पूर्ण स्वराज 1929 में एक्सेप्टेड एज द कांग्रेस गोल लाहौर सेशन में, और स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था वो 1905 में। सो बंगाल का जो विभाजन है, तो उस पार्टीशन ऑफ बंगाल जुलाई 1905 में अनाउंस किया गया था, उसके अगेंस्ट में 7 अगस्त 1905 को आपको स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। अगला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एडवोकेट्स हैज अपीयर्ड फॉर द INA ट्रायल्स। INA ट्रायल्स होती है दिल्ली में 1945-46 में, नवंबर 1945 से लेकर के मई 1946 तक होती है। और यहाँ पे 3 मेन जो कन्विक्टेड थे वो थे, एक थे शाह नवाज खान, तीनों का नाम आप याद रखेंगे, शाह नवाज खान, एक थे प्रेम सहगल जी, और एक थे गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। ठीक है, तो ये 2, 3, ये 3 लोग थे, इनको INA ट्रायल इस पे हुआ था। और उसके बाद कांग्रेस ने 1945 में एक INA डिफेंस कमेटी बनाई थी, INA डिफेंस कमेटी बनाई थी 1945 में, और डिसाइड किया था कि जितने भी एक्यूज्ड हैं INA ऑफिसर्स उनको हम लोग डिफेंड करेंगे। और उसमें लॉयर थे, उस समय लॉयर थे भूलाभाई देसाई थे, असफ अली थे, शरद चंद्र बोस थे, तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ काटजू थे। तो इनमें से कौन थे? सो दैट इज द भूलाभाई देसाई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मैडम कामा ने इंडियन ट्राई कलर कहाँ पे फहराया था? पेरिस में, लंदन में, स्टुटगार्ट में और जेनेवा में। तो मैडम भिकाजा कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में, स्टुटगार्ट कहाँ पे है? स्टुटगार्ट जर्मनी में आपको पहली पर्सन बनी जो इंडियन फ्लैग को फॉरेन सॉइल पे फहराया था। अगला है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है कि और पूछ रहा है कि कौन सा पेयर सही है। विनोदा भावे सेकंड सत्याग्रही, सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही नहीं, आपको मैंने बताया था, ये तो गलत हो गया, क्योंकि विनोदा भावे जो है पहला सत्याग्रही थे, दूसरा जो थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। देशबंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है, देशबंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं। विलियम बेदरुद्दीन कांग्रेस प्रेसिडेंट 1907 में रहे थे, नहीं 1907 में आपको फेमस है ये कांग्रेस सेशन हुई थी, सूरत में सेशन हुई थी, सूरत स्प्लिट जहाँ पे हुआ था, और ये रास बिहारी घोष के द्वारा था, तो ये विलियम बेदरुद्दीन नहीं थे। विलियम बेदरुद्दीन जो है वो आपको प्रेसिडेंट थे 1889 में और 1910 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा फाउंडर ऑफ इंडियन हाउस के संस्थापक है, इंडियन हाउस इन पेरिस। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन हाउस लंदन में स्टार्ट किया था, 1905 में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है ये कि विच डे वाज डिसाइडेड एज पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस दिन को पूर्ण स्वराज डे मनाना शुरू किया? ठीक है, सो 1929 में होती है लाहौर सेशन। क्या होती है? 1929 के दिसंबर 1929 में होती है कांग्रेस की लाहौर में सेशन, और इस सेशन में पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन पास की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग आपको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाइए, ऐसा कहा गया इंडियन को बाय द कांग्रेस। गांधी जी ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सामल दास कॉलेज, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज, गुजरात कॉलेज और बहाउद्दीन कॉलेज। तो गांधी जी आपको अल्फर्ड हाई स्कूल से पढ़े हैं, और उसके बाद वो भावनगर में एक कॉलेज है सामल दास कॉलेज, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी। बाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में से लॉ डिग्री आपको किया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज़ पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह में इनमें से कौन एक्टिवेटली पार्टिसिपेट किए थे? नाना साहब कानपुर से थे क्या? बिल्कुल, नाना साहब थे कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्लाह जो हैं वो आपको फैजाबाद से। और इसके बाद आपको बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला है कि अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू हैड सेड वी वी आर प्रोवाइडेड विथ कार विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। किस एक्ट के बारे में बोला गया कि हम लोगों को एक कार दिया गया है लेकिन उसमें ब्रेक और इंजन नहीं है? ठीक है, सो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जब के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम लोग को कार तो दिया गया है लेकिन उसमें न ब्रेक है न इंजन है। फॉर हाउ मेनी डेज डिड दांडी मार्च लास्ट? दांडी मार्च कितने दिन तक चला था? मैंने अभी बताया था आपको कि 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। तो टोटल कितने दिन चला? 24 दिन। अच्छा, कितने दूर की दूरी तय की थी? 241 माइल। कितने फॉलोअर थे? 78। आप 24 दिन भी याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो आज भी हम लोगों ने 2 पेपर के हिस्ट्री के क्वेश्चन किए हैं और दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस जो है आपको छोटे छोटे एफर्ट्स अगर डेली करते हैं तो जाकर के एक बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। यू कैन गेट द PDF एट टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia। और मेरी सजेशन हमेशा से यही है कि आप नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाइएगा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। PDFs रखी की रखी रह जाती है। नोट्स बनाइए। कोई सजेशंस हो, कोई एरर आपको समझ में आए तो आप डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं सो दैट कि बाकी लोगों को फ़ायदा हो। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।